ये कहानी उन दिनों की है जब धरती पर एक खतरनाक फंगस फैल चुका था। धरती के 90% लोग उसकी चपेट में आकर बदल चुके थे। हालांकि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इंसानियत को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। कमाल की सीरीज है जिसे अगर आप एक बार देखना शुरू कर दो तो खत्म करके ही मानोगे। आज से सिर्फ 20 साल पहले इस फंगस के फैलने की शुरुआत हुई थी। ये फंगस इंसान के शरीर से होता हुआ उनके दिमाग में चला जाता और फिर उसे अपने हिसाब से चलाने लगता। दुनिया के किसी भी साइंटिस्ट के पास इस महामारी का कोई इलाज नहीं था। इन दिनों ये खबर हर जगह फैली हुई थी। जोल मिलर और उसकी बेटी सैरा फिलहाल निश्चिंत थे क्योंकि उनका शहर सेफ जोन में था। मगर रातों रात शहर की सूरत बदल गई। देर रात सैरा को पड़ोस में गोली चलने की आवाज सुनाई दी और जब वो देखने गई तो उसके होश उड़ गए। उसकी पड़ोसन जॉम्बी में तब्दील हो चुकी थी और सैरा को देखते ही उस पर झपट पड़ी। हालांकि ऐन वक्त पर जोल और उसका भाई टॉमी आकर सैरा को बचा लेते हैं, लेकिन अब उन्हें लॉकडाउन से पहले किसी भी तरह शहर से निकलना होगा क्योंकि सरकार इस वायरस से प्रभावित इलाकों में बमबारी करवा रही है। वे जैसे तैसे गाड़ी भगाकर मेन हाईवे तक पहुंचे तो वहां पहले से ही गाड़ियों का लंबा जाम लगा हुआ था। शहर से लगकर एक नदी थी तो वे उस तरफ गाड़ी मोड़ लिए, मगर हर रास्ते की यही कहानी थी। तभी एक प्लेन इनके काफी करीब आकर क्रैश हो गया जिससे इनकी कार पलट गई। किसी तरह वे तीनों बाहर निकले तो पता चला कि सैरा जख्मी हो चुकी थी। टॉमी कहता है कि तुम लोग नदी की तरफ चलो, मैं वहीं मिलूंगा। जोल वैसा ही करता है। इसी बीच एक जॉम्बी की नजर उन पर पड़ गई। अगले ही पल वो उनकी तरफ दौड़ पड़ा और झपटने ही वाला था कि तभी एक जवान ने उसे शूट कर दिया। उस जवान का मूड देख जोल गिड़गिड़ाने लगा कि हम इन्फेक्टेड नहीं हैं, हमें मत मारो। लेकिन फिर भी उस जवान ने उन पर गोली चला दी और जोल को खत्म करने के लिए आगे बढ़ा। तभी इन वक्त पर टॉमी आकर उस जवान को शूट कर देता है। इधर तब तक सैरा के पेट में गोली लग चुकी थी। जोल चाहकर भी उसे बचा नहीं सका और उसकी बॉडी को सीने से लगाकर घंटों तक रोता रहा। 20 साल बाद दुनिया की तमाम सरकारें खत्म हो चुकी थीं और अब फेडरल अथॉरिटी का राज चलता था। उनका कानून बेरहम था जिसे तोड़ने पर सीधे फांसी की सजा मिलती थी। उनके बर्बरता को रोकने के लिए फायरफ्लाई नामक एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिनका भिड़ंत आए दिन फेडरल अथॉरिटी से होते रहता था। फायरफ्लाई 20 सालों से मिलिट्री डिक्टेटरशिप के खिलाफ आजादी के लिए जंग लड़ रहे थे। बॉस्टन शहर में फायरफ्लाई की एक छोटी टुकड़ी थी जिनकी हेड मर्लिन ने फेडरल मिलिट्री स्कूल के एक 14 साल की बच्ची को किडनैप करके रखा था जिस पर वे कड़ी निगरानी रख रहे थे। इस लड़की का नाम एली था जो आगे चलकर दुनिया की तकदीर बदलने वाली थी। वहीं जोल भी बॉस्टन में ही था और एक ट्रक के जुगाड़ में लगा हुआ था ताकि उसके जरिए अपने भाई टॉमी को बचाने जा सके। दरअसल वो टॉमी से अक्सर रेडियो पर बात करते रहता था, लेकिन कुछ 3 हफ्तों से उसकी टॉमी से बात नहीं हुई थी। जिस डॉक्टर के जरिए वो टॉमी से रेडियो पर बात करता था उससे टॉमी का पता लेकर वो निकल पड़ा। इन बीते कुछ सालों में जोल एक टेस नामक औरत से मिला था जो अब उसके लाइफ का एक अहम हिस्सा बन चुकी थी। वो ट्रक के बैटरी के सिलसिले में कुछ लोगों से डील करने आई थी, लेकिन उन लोगों ने पैसे भी ले लिए और बैटरी भी नहीं दिए। जिन लड़कों ने टेस का ये हाल किया उनका बॉस रॉबर्ट बिल्कुल डर चुका था क्योंकि जो बैटरी जोल को देना था उसका सौदा उसके साथी किसी और से कर चुके थे। वहीं अगर टेस की हालत जोल को पता चली तो वो उन्हें कहीं से भी ढूंढकर खत्म कर सकता था। जोल के नाम से रॉबर्ट के अंदर इतनी दहशत थी पर उसके पंटर गलती कर चुके थे जिसे सुधारा नहीं जा सकता था। टेस समझ गई कि अब वे उसे जिंदा वापस जाने नहीं देंगे। तभी अचानक बमबारी हुआ और वे सभी बुरी तरह जख्मी हो गए। मौका मिलते ही टेस वहां से रफू चक्कर हो गई। उसका बचना किसी चमत्कार से कम नहीं था। सुबह वो सारी बात जोल को बताई और ये भी कहा कि उनकी बैटरी का सौदा रॉबर्ट के साथियों ने किसी और से कर लिया है। जोल अगबूला हो उठा क्योंकि बैटरी के बिना ट्रक चलाना संभव नहीं था और वे टॉमी को खो सकते थे। इसके लिए अब उन्हें यह पता लगाना था कि बैटरी का सौदा कहां और किसके साथ होने वाली थी। कुछ चुगलखोरों को पैसे खिलाने पर यह जानकारी भी मिल गई। उधर बॉस्टन के सारे फायरफ्लाई आज रात इस बिल्डिंग में इकट्ठा होने वाले थे क्योंकि जिस लड़की को उन्होंने अगवा किया था उसे सही जगह पर पहुंचाने का समय आ चुका था। कुछ घंटे बाद जोल और टेस उस जगह पर पहुंचे तो देखा कि रॉबर्ट मर चुका था और उसकी बैटरी वहीं उसके पास पड़ी थी जो कि बिल्कुल खराब थी। शायद इस खराब बैटरी को बेचने के चक्कर में उनका ये हाल हुआ। पूरा गलियारा लाशों से भरा पड़ा था। जोएल आगे बढ़ा तो उसकी नजर एक औरत पर पड़ी जो अपने एक साथी को संभालने में लगी थी। इससे पहले कि जोल उन पर गन पॉइंट करता, एली अचानक चाकू लेकर उस पर टूट पड़ी, लेकिन जोएल पहले से ही सतर्क था। जोएल और मर्लिन एक दूसरे को अच्छी तरह पहचानते थे क्योंकि टॉमी कुछ साल पहले तक
बोस्टन के फायरफ्लाई के साथ ही काम करता था। जोएल ने बताया कि टॉमी मुसीबत में है। उसे वहां से निकालने के लिए उसने ट्रक का जुगाड़ कर लिया था और उसे चलाने के लिए सिर्फ बैटरी की जरूरत थी, लेकिन बैटरी तो खराब निकली। मर्लिन घायल थी और एली को उसके मंजिल तक पहुंचाने में असमर्थ थी। वहीं फेडरा उनसे महज 5 मिनट की दूरी पर थे, इसलिए उसने ये काम जोएल को ऑफर किया, जिसे अगर वो पूरा कर दे तो वो जो चाहे फायरफ्लाई ऑर्गेनाइजेशन से मांग कर सकता था। जोएल और टेस आपस में सलाह मशवरा किए और उस जगह का पता लेकर निकल पड़े। हालांकि इस लॉकडाउन में बोस्टन से बाहर निकलना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि कर्फ्यू के टाइम अगर कोई भी बाहर दिखा तो फेडरा अथॉरिटी के जवान तुरंत गोली मार देते या फिर उन्हें पकड़कर सबके सामने फांसी पर लटका दिया जाता था। टेस एक गुप्त रास्ता जानती थी जिसके जरिए वे शहर से बाहर निकलने ही वाले थे। तभी एक जवान की नजर उन पर पड़ गई। उसने उन पर गन पॉइंट कर लिया और फिर बारी बारी उनको चेक किया। जैसे ही एली की बारी आई, उसने अचानक पुलिस वाले पर हमला कर दिया, जिससे उस पुलिस वाले की सुलग गई और वो एली को खत्म करने के लिए उतावला हो उठा। जोएल उसके सामने गिड़गिड़ाया जैसा वो 20 साल पहले अपनी बेटी सारा को बचाने के लिए कर चुका था। ये बात याद आते ही उसके सर पर खून सवार हो उठा और उसने पलक झपकते ही उस जवान की लंका लगा दी। एली बिल्कुल बेबाक रह गई। तभी टेस ने चालाकी से टेस्ट कर लिया कि एली इन्फेक्टेड है। इससे पहले कि वो उसे खत्म करते, एली उन्हें अपना जख्म दिखाई जो कि 3 हफ्ते पुराना था। कोई भी इन्फेक्टेड आदमी एक दिन से ज्यादा नहीं टिकता। इसका मतलब उसके ब्लड में ऐसा कुछ था जिसका उस पर वायरस का असर नहीं होता था। वो एक इम्यून थी, इसीलिए कीमती थी। कांटे जाने के बाद मर्लिन ने उसे 3 हफ्ते तक सिक्कड़ में बांध कर रखा था, लेकिन वो नहीं बदली। खैर, ये लोग शहर से बाहर निकल तो गए, लेकिन जल्द ही उन्हें अपने फैसले पर अफसोस होगा। मीलों तक सुकून से चलने के बाद एक जगह वे जाकर फंस गए। मेन रोड पर इन्फेक्टेड लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। रास्ता बदले तो कुछ ज़ॉम्बीज ने उन पर हमला कर दिया और तभी एक ने एली को काट लिया। जैसे तैसे करके वे उनसे निपट ली और काफी मुश्किलों का सामना करने के बाद अपनी मंजिल पर पहुंचे। मगर ये जगह पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। यहाँ के सारे फायरफ्लाई को फेडरा के लोगों ने खत्म कर दिया था और सब कुछ लूट ले गए थे। इसीलिए यहाँ कोई रेडियो भी नहीं मिला जिससे वे संपर्क करके पता कर सके कि अब एली को कहाँ पहुंचाना है। इनमें से कुछ को ज़ॉम्बी ने भी काटा था। जहां तक एली ने सुना था, वेस्ट में कहीं फायरफ्लाई का एक बेस कैंप था जहां डॉक्टर्स मौजूद थे जो इलाज ढूंढ रहे थे। उन्हें एली के ब्लड सैंपल से वैक्सीन बनाने में मदद मिल सकती थी। हालांकि जोएल इससे आगे जाने से इनकार कर देता है। वो वापस घर लौटने की बात करता है। टेस कहती है कि अब यही मेरा घर है, और तभी उन्हें समझ आता है कि टेस संक्रमित हो चुकी है। उसके शरीर में वायरस फैलना शुरू हो चुका था, जबकि एली पूरी तरह नॉर्मल थी। टेस को साफ नजर आ रहा था कि एली के खून में ही सारी मुश्किलों का हल छिपा है। इसलिए उसने जोएल से रिक्वेस्ट की। यही उसकी आखिरी इच्छा थी कि जोएल किसी भी कीमत पर एली को उसकी मंजिल तक पहुंचाए। आखिर में टेस ने कहा, इसे किसी भी सूरत में जिंदा रखना और बाकी सब ठीक कर देना। इसी दौरान वहां पड़ी बॉडीज ज़ॉम्बी में बदलने लगती हैं और उनके संपर्क में आने से दूसरों को भी इनके होने का पता चल जाता है। दरअसल ये फंगस जमीन के नीचे मीलों तक फैले होते हैं और एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जोएल टेस की बात गांठ बांधकर उस खतरनाक सफर पर निकल पड़ता है। उधर टेस सैकड़ों ज़ॉम्बीज को अपने साथ खींचकर खुद को खत्म कर लेती है। टेस की चीखें अब सिर्फ जोएल के जहन में गूंज रही थीं। वो पीछे मुड़कर देखना तो चाहता था, लेकिन अब उसकी आंखों में सिर्फ एली की हिफाजत का वादा था। घंटों सफर के बाद उन्हें एक बढ़िया ट्रक मिला, जिससे वे वायोमिंग के लिए निकल पड़े, जहां जोएल का भाई टॉमी रहता था। आखिरी बार उसने कोडी के एक रेडियो टावर से संपर्क किया था। तभी एली ने पूछा कि आखिर आप लोग अलग कैसे हुए थे। दरअसल इसके पीछे एक लंबी कहानी थी। टॉमी को बचपन से नाम कमाने का शौक था, इसलिए हाई स्कूल के बाद आर्मी ज्वाइन की। मगर सालों रेगिस्तान में ड्यूटी के बाद उसके नाम कमाने का सपना ही रह गया, इसलिए उसने नौकरी छोड़ दी। फिर वायरस फैलने के बाद जोएल के साथ मिलकर लोगों को बोस्टन पहुंचाने में मदद करने लगा। उसी दरमियान जोएल की टेस से मुलाकात हुई थी। इसके बाद टॉमी मर्लिन से मिला और फायरफ्लाई ज्वाइन कर ली। उसे लगा वो दुनिया बदल सकता है, लेकिन आखिरी बार सुना गया कि उसने फायरफ्लाई छोड़ दी है और अब आजाद जिंदगी जी रहा है। एक लंबे सफर के बाद वो कैंसर सिटी पहुंचे, लेकिन मेन हाईवे का रास्ता ब्लॉक था, जिसका मतलब उन्हें कैंसर सिटी से होकर हाईवे तक पहुंचना होगा। लेकिन एली को मैप पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी एक शख्स दिखा जो कि घायल था और इनसे मदद की गुहार लगा रहा था। हालांकि जोएल उनके पैंतरे को पहले ही भांप लिया और उसको रौंदता हुआ निकल गया। पर आगे लगे ट्रैप से उनकी कार पंचर हो गई और एक आदमी उन पर धड़ाधड़ गोलियां दागने लगा। वे यहां बुरी तरह फंस गए।
देखते ही देखते दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। जोएल ने एक को शूट कर दिया और दूसरे को पैंतरे में फंसाकर मार डाला। हालांकि वो तीसरे से पार नहीं पा सका। ये लड़का जोएल का गला घोंटकर उसकी कहानी खत्म करने ही वाला था। तभी एली उसे शूट करके जोएल को बचा लेती है। लड़का कहता है कि मुझे मत मारो, मैं तुमसे रहम की भीख मांगता हूँ। मेरी माँ इस इलाके की हेड है, उससे जो चाहे तुम मांग सकते हो। लेकिन जोएल जरा भी रहम नहीं करता और उसे वहीं पर खत्म कर देता है। फिर वे जितना जल्दी हो सकता था पीछे के रास्ते से निकल गए। तभी पहरे पर निकले कुछ लोगों को ब्रायन की लाश मिली। उधर ब्रायन की मां कैथरीन फेडरा के एक जासूस की खातिरदारी कर रही थी। मतलब केंसर सिटी के लोग फेडरा के खिलाफ थे और उनकी अपनी एक आर्मी थी। जैसे ही ब्रायन के मरने की खबर मिली, कैथरीन ने इस जासूस को तुरंत खत्म कर दिया। उन्हें पूरा यकीन था कि कैथरीन के बेटे को फेडरा के लोगों ने ही मारा होगा। अगले पल वे उस बिल्डिंग पर धावा बोल दिए। हालांकि जोएल और एली उस बिल्डिंग से कब का निकल चुके थे। फिलहाल वे जिस जगह पर थे वो भी सेफ नहीं था। कुछ 4 बिल्डिंग दूर एक सैकड़े माले की बिल्डिंग थी। जैसे ही माहौल ठंडा हुआ, दोनों उस तरफ निकल गए। इधर जोएल और एली को ढूंढते ढूंढते कैथरीन के लोगों को एक ठिकाने का पता चला। अनुमान लगाया गया कि यह ठिकाना हेनरी और उसके भाई सैम का होगा, जो कैंसर सिटी में मोस्ट वांटेड थे। इसी बिल्डिंग में यहाँ के इन्फेक्टेड लोगों को फेडरा द्वारा दफनाया गया था। और ऐसे एक नहीं, कैंसर सिटी के अलग अलग जगहों पर दर्जनों तहखाने थे, पर यह वाला तहखाना जर्जर हो चुका था। फिर भी कैथरीन इस पर न ध्यान देकर अपने बेटे के कातिलों को पकड़ने पर जोर देती है। दूसरी तरफ जोएल बिल्डिंग के 33वें माले तक जाते जाते थक चुका था। इसीलिए वे उसी माले के एक कमरे में आज रात सोने का जुगाड़ बनाकर सो गए। देर रात हेनरी और उसके भाई सैम उस फ्लोर पर गए तो उन्हें वहां किसी के होने का पता चला। उन्होंने तुरंत प्लान बनाया और चुपके से अंदर जाकर एली और जोएल पर गन पॉइंट कर ली। फिर उनके बीच बातचीत हुई। तब पता चला कि उन सब की हालत एक जैसी थी। वे किसी तरह कैंसर सिटी से बाहर निकलना चाहते थे। हेनरी ने उनका भरोसा जीतने के लिए अपना परिचय देते हुए बताया कि वो यहीं का लोकल सिटीजन है, लेकिन एक गलती के चलते अब वो कैंसर सिटी में मोस्ट वांटेड है। दरअसल 1 महीने पहले उसके भाई सैम को ल्यूकेमिया हो गया था। अगर उसे समय पर दवा न मिलती तो उसकी जान चली जाती। इसी वजह से हेनरी ने फेडरा से हाथ मिला लिया और कैथरीन के भाई की मुखबिरी करके उसे मरवा दिया। अब कैथरीन अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए हेनरी को ढूंढ रही है। हेनरी को शहर से बाहर निकलने का एक गुप्त रास्ता पता था, मगर उस रास्ते पर इन्फेक्टेड लोग हो सकते थे और उसके पास उनसे निपटने के लिए कोई हथियार नहीं था। मजबूरी में उन्होंने खाली गन एली और जोएल पर तान दी थी। आखिरकार जोएल ने उस पर भरोसा किया और वे शाम होते ही उस रास्ते पर निकल पड़े और अगली शाम तक टनल में बिताने के बाद वे शहर के उस पार पहुंच गए। आगे एक नदी थी जिसे पार करते ही वे इस शहर से बाहर निकल सकते थे। तभी किसी ने उन पर गोली चला दी। वे तुरंत एक कार की आड़ में छुप गए। दरअसल कोई सामने वाली बिल्डिंग से लगातार उन पर गोलियां चला रहा था। जोएल ने इन्हें वहीं रुकने को कहा और खुद बचते बचाते पीछे से उस घर में घुसा और उस आदमी को खत्म कर दिया। तभी सामने से कैथरीन का काफिला आता हुआ दिखा। हेनरी, सैम और एली जी जान लगाकर भाग निकले और उधर से जोएल उन्हें कवर दे रहा था। काफी कोशिशों के बाद जोएल ने ट्रक ड्राइवर को शूट कर दिया, जिससे ट्रक एक घर से टकरा गया। टक्कर से घर के नीचे बंद किए गए इन्फेक्टेड बाहर निकल आए। अचानक वहां हाहाकार मच गया। कैथरीन की आर्मी ने उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी, लेकिन इन्फेक्टेड की तादाद बहुत ज्यादा थी। तभी एक जॉम्बी ने कैथरीन के मेन आदमी का सर धड़ से उखाड़ दिया। एली तुरंत एक पुरानी कार में जाकर छिप गई। वहीं हेनरी और सैम भी एक गाड़ी के नीचे छुप गए। हालांकि उस हालत में उनका बच पाना लगभग नामुमकिन लग रहा था। जोएल उन्हें कवर दे रहा था, लेकिन तभी एक छोटी उम्र की इन्फेक्टेड लड़की एली की कार में घुस आई और कलाबाजियां करने लगी। डर के मारे एली बाहर निकली तो देखा कि हेनरी और सैम पूरी तरह से घिर चुके हैं। उसने फौरन चाकू निकाला और उनकी भागने में मदद की। तभी कैथरीन ने हेनरी पर गन तान दी, मगर वो गोली चला पाती उससे पहले ही एक जॉम्बी ने उसे अपना शिकार बना लिया। किसी तरह ये लोग वहां से भाग निकले और एक घर में आसरा लिया। सैम इन्फेक्टेड हो चुका था, मगर एली ने यह बात छिपा ली। फिर अपना खून उसके जख्म पर लगाई ताकि शायद वो इस तरह ठीक हो जाए। लेकिन कुछ घंटे बाद वो बदल गया और एली पर हमला कर दिया। हालात ऐसे बन गए कि हेनरी को अपने ही भाई को मारना पड़ा। ये सदमा वो सह नहीं पाया और उसी पल उसने खुद को भी गोली मार ली। अगली सुबह उन्हें दफनाने के बाद जोएल और एली वायोमिंग के सफर पर निकल पड़े। 3 महीने बाद जब वो वायोमिंग में दाखिल हुए, तभी एक घुड़सवारों के गिरोह ने उन्हें पकड़ लिया। उनके पास एक कुत्ता था जो सूंघकर इन्फेक्टेड को पहचान सकता था। वे उसे इन पर छोड़ दिए।
जोल घबराने लगा कि अगर एली पकड़ी गई तो वो उसे मार देंगे, लेकिन ठीक इसके विपरीत हुआ। एली भी बच गई। तभी उनमें से एक ने पूछा, वैसे तुम दोनों यहाँ क्या करने आए हो? जोल गिड़गिड़ाते हुए बोला, मैं बस अपने भाई टॉमी को ढूंढने आया हूँ। तभी घुड़सवारों की लीडर ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जोल ने जैसे ही अपना नाम बताया, वो उन्हें तुरंत अपने शहर ले गए। वहां टॉमी को देखकर जोल भावुक हो गया, और हो भी क्यों ना, आखिर दोनों भाई लंबे अरसे बाद मिल रहे थे। मारिया टॉमी की पत्नी थी और उनके इस शहर में हर फैसिलिटी थी। शहर को सेफ रखने के लिए चारों तरफ से लकड़ियों से बनी ऊंची दीवारें बनाई गई थी, जिस पर एनी टाइम गार्ड पहरेदारी करते थे, और अगर कोई इन्फेक्टेड दिखा तो आधे किलोमीटर से ही शूट कर देते थे। कुल मिलाकर यह शहर बिल्कुल सेफ था। बात जब लजीज खाने की हुई तो दोनों भूखड़ों की तरह टूट पड़े। टॉमी अपने भाई की काफी इज्जत करता था। जोएल को क्या चाहिए उसे पहले से ही पता होता था। उसके यहाँ आने से वो वाकई बहुत खुश था, मगर एक सवाल उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। आखिर उसके साथ वो लड़की कौन थी? जोएल ने फिर पूरी कहानी बयां की और आखिर में ये भी कहा कि अगर टॉमी उनसे संपर्क बनाए रखता तो आज टेस जिंदा होती। टेस का सुनकर टॉमी को काफी दुख हुआ। खैर, टॉमी की अपनी ही मजबूरी थी। फायरफ्लाई छोड़ने के बाद वो मरिया से मिला था। उसके लोग इस जगह को लेकर काफी स्ट्रिक्ट थे। यहाँ रेडियो का इस्तेमाल सख्त वर्जित था। टॉमी उनकी नियमों पर चलने की शर्त कबूल कर मारिया के साथ घर बसा लिया। तभी जोल ने कहा कि तुम्हें कम से कम इतना बता देना चाहिए था कि तुम ठीक हो और आगे से बात नहीं हो पाएगी। खैर, जोल को टेस की आखिरी इच्छा पूरी करनी थी। एली को फायरफ्लाई के बेस तक पहुंचाना था, लेकिन इन दिनों उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। उसे अपने दिल की धड़कन धीमी महसूस होने लगी थी। शायद यहाँ के ठंडे मौसम का असर था। जोल कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने टॉमी से एली को ले जाने की रिक्वेस्ट की। फायरफ्लाई का बेस यहाँ से पश्चिम की तरफ 5 दिन की दूरी पर था, मगर रास्ता खतरनाक था, जहाँ इन्फेक्टेड के साथ साथ लुटेरों का भी खतरा था। जोल के काफी कहने के बाद आखिरकार टॉमी मान गया, लेकिन एली को जोल के अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं था। वो खुद को सिर्फ जोल के साथ ही सुरक्षित महसूस करती थी। अंत में जोल को ही उसे लेकर जाना पड़ा। उनके जाने से पहले टॉमी ने कहा, तुम दोनों के लिए इस शहर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। जोएल के साथ रह रहकर एली भी पक्की निशानेबाज बन चुकी थी, जो आगे चलकर उसके काफी काम आने वाला था। 5 दिन का सफर हंसी ठिठोली करते हुए कब निकल गया पता ही नहीं चला, और वे फायरफ्लाई के बेस तक पहुंच गए। लेकिन यहाँ के सारे लोग इस बेस को छोड़कर जा चुके थे। मैप पर जोर डालने पर पता चला कि वो साल्ट लेक सिटी शिफ्ट हुए होंगे। तभी नीचे कुछ लोग दिखे, जिनसे छुपकर जोल और एली घोड़ों तक पहुंचे। इतने में एक ने जोल पर हमला कर दिया। जोल ने उसे खत्म कर दिया, लेकिन उसे भी गंभीर चोट लग चुकी थी। किसी तरह वे घोड़े पर सवार हुए और जान बचाकर वहां से भाग निकले। अब वे उनकी पहुंच से दूर निकल आए थे। तभी जोल की हालत बिगड़ने लगी और वह बेहोश होकर घोड़े से गिर पड़ा। एली घबरा गई और रोने लगी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि अब जाना कहाँ है। दुनिया जालिम थी और लोग फरेबी। ऐसे में अकेले उसका क्या होगा? वो तुरंत आसपास के घरों में दवा ढूंढने गई, जहां उसे सुई और धागा मिला, जिससे उसने जोल के जख्म को सिल दिया। जोल को अपना अंत नजर आने लगा था, इसलिए उसने एली से कहा कि तुम वापस मेरे भाई के पास लौट जाओ। लेकिन एली उसे इस हालत में छोड़कर जाने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। 2-3 दिन तक जोल की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और उनका खाना भी खत्म हो गया। आखिरकार एली शिकार पर निकली और उसने एक बड़े हिरण का शिकार किया, लेकिन गोली लगने के बावजूद हिरण भाग निकला। एली उसका पीछा करती रही। उधर वह हिरण 2 शिकारियों के हाथ लग चुका था। तभी एली दबे पांव आकर उन दोनों पर बंदूक तान देती है। उन दोनों शिकारियों में से एक का नाम था डेविड और दूसरे का मार्टिन। उनका यहाँ एक बड़ा समूह था, जो काफी समय से भूखा था। वे थोड़े से हिरण के बदले जरूरत के सामान देने को तैयार थे। एली दवाइयों के बदले आधा हिरण का हिस्सा देने के लिए मान गई, लेकिन शर्त यह था कि उनको दवा यहीं पर लाकर देनी होगी। कुछ देर बाद जैसे ही दवा मिला, उसे लेकर वो तुरंत वहां से भाग निकली। उसके जाने के बाद मार्टिन डेविड से कहता है कि तुमने उसे जाने क्यों दिया? इसी के साथी ने एलेक्स को मारा था। डेविड कहता है कि हम एलेक्स का बदला जरूर लेंगे, और आज रात उनका पूरा समूह मजे से हिरण के मीट का दावत उड़ाता है। इधर एली जोल को टाइम टू टाइम दवा लगाती है और उम्मीद करती है कि वह जल्द ही ठीक हो जाएगा। जोल उसका पिता तो नहीं था, लेकिन उसके लिए पिता से भी बढ़कर था। एली सुबह जब घर से बाहर निकली तो डेविड अपने कुछ साथियों के साथ इसी तरफ आते दिखा। वे आपस में बात कर रहे थे कि लड़की को जिंदा पकड़ना है। एली तुरंत भागकर जोल को जगाई और कहा कि कुछ लोग तुम्हें मारने आ रही हैं। मैं उनका ध्यान भटकाकर दूर ले जाऊंगी। अगर फिर भी कोई तुम्हारे पास आए तो तुम उनको मार डालना। फिर एली घोड़े पर सवार होकर
उन पर गोलियां चलाते हुए भाग निकली। वे उसका पीछा किए और उनमें से एक ने एली के घोड़े को शूट कर दिया। एली पकड़ी गई। वहां कुल 5-6 लोग थे, जिनमें से 2 घोड़े को घसीटने में लग गए। डेविड एली को उठाकर ले गया और बाकी बचे लोग जोएल की तलाश में जुट गए। लेकिन जोएल पहले से ही सतर्क था। उसने मौका मिलते ही एक को मार गिराया, फिर उसको चारे की तरह इस्तेमाल कर एक और को फंसा लिया और उनसे जबरन उनका ठिकाना उगलवा लिया, जहां एली को कैद करके रखा गया था। इधर एली इस जेल से भागने के जुगाड़ में लगी थी। तभी उसकी नजर एक कटे हुए कान पर पड़ी, जिसे देखकर उसका कलेजा दहल उठा। दरअसल डेविड इस भूखमरी के द्वार में कुछ भी जाया नहीं करता था। हालांकि उसके समूह के बाकी लोगों को इस सच्चाई का पता नहीं था। केवल डेविड और उसके कुछ खास लोग ही ये राज जानते थे। शायद डेविड एली के साथ भी वही सब करने वाला था, इसलिए मौका मिलते ही एली ने डेविड की उंगली तोड़ दी और चाबी पर झपट पड़ी। लेकिन डेविड ने उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया। अगले ही पल वे उसे खत्म करने के लिए ले जाने लगे। तभी एली ने डेविड को काट लिया, फिर चिल्लाते हुए कहा, मैं संक्रमित हूं और अब तुम भी हो। डेविड उसके हाथों का निशान देख हक्का बक्का रह गया। तब तक एली मौका पाकर भाग निकली। दूसरी तरफ जोएल भी इनके ठिकाने तक पहुंच चुका था और जल्द ही एली के पास पहुंचने वाला था। काफी देर तक जद्दोजहद करने के बाद आखिरकार एली डेविड के हाथ लग गई। हालांकि फिर भी एली ने इस पाखंडी को खत्म कर दिया और इस प्रकार जोएल और एली इस मुश्किल से भी निकल गए। यहाँ से कहानी 14 साल पीछे जाती है और हम एक प्रेग्नेंट महिला को देखते हैं जिसे काटा गया था। इससे पहले कि इन्फेक्शन फैले, उसने अपनी बच्ची को जन्म दिया और उसका नाम रखा एली। वो उसे अपना दूध तक नहीं पिला सकती थी। अब सब कुछ एली की माँ की फ्रेंड मर्लिन के ऊपर था। एली की माँ ने मर्लिन से झूठ बोला कि इन्फेक्शन से पहले ही एली जन्म ले चुकी थी, जिसके बाद मर्लिन एली को बचाकर बॉस्टन ले गई, जहां पर फ्रेडरा के स्कूल में उसके आगे की पढ़ाई वगैरह हुई। वर्तमान में अब वे सॉल्ट लेक सिटी पहुंच चुके थे। एली उदास थी क्योंकि अब वे बिछड़ने वाले थे। तभी अचानक उन पर हमला हुआ और कुछ लोग उन्हें बंदी बना लिए। दरअसल वे फायरफ्लाई थे। मर्लिन भी वहीं मौजूद थी। उसने जोएल को बताया कि एली को सर्जरी के लिए ले जाया गया है। जोएल समझ नहीं पा रहा था आखिर उसकी सर्जरी क्यों हो रही है। तब मर्लिन ने खुलासा किया, एली के दिमाग में कुछ खास है जिसकी डॉक्टरों को जरूरत है। उन्हें पूरा यकीन था कि इससे दवा तैयार की जा सकती है, जो बाद में सबको फ्री में दी जाएगी। लेकिन जब जोएल को पता चला कि इसके लिए एली का दिमाग खोलना पड़ेगा, तो उसने अपना मन बदल लिया और मर्लिन से साफ कह दिया, इस सर्जरी के लिए किसी और इम्यून को ढूंढो। लेकिन उन्होंने उसकी एक नहीं सुनी और बंदूक की नोक पर जोएल को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। 2 सिपाही उसे बाहर तक छोड़ने ले गए। तभी जोएल ने अचानक उन पर हमला कर दिया और उन्हें खत्म कर दिया। फिर जो भी फायरफ्लाई उसके रास्ते में आए, वो उन्हें मारते हुए ऑपरेशन रूम तक पहुंच गया। तब तक वे एली को बेहोश कर चुके थे। वहां एक डॉक्टर ने चाकू लेकर जोएल को रोकने की कोशिश की, इसलिए जोएल ने उसे भी मार दिया। फिर मर्लिन रुकावट बनी तो जोएल ने उसे भी नहीं बख्शा और ये कहते हुए उसे गोली मार दिया कि तुम जिंदा रही तो फिर एली के पीछे आओगी। कुछ घंटे बाद जब एली होशो हवास में लौटी तो हैरान रह गई, क्योंकि वो तो डॉक्टर्स के साथ थी। उसने तुरंत जोएल से इसके पीछे की वजह पूछा। जोएल कहता है कि वहां पर पहले से बहुत सारे इम्यून बच्चे थे, फिर भी डॉक्टर्स ज्यादा कुछ नहीं कर सके और फिर रेडर्स ने अचानक अस्पताल पर हमला कर दिया, जिससे वे काफी मुश्किल से निकल सके। 3 दिन बाद हम एक आर्मी स्क्वाड को देखते हैं जो सॉल्ट लेक सिटी में शहीद हुए फायरफ्लाई को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। इस आर्मी स्क्वाड की लीडर एबी के किसी बहुत करीबी की भी जान गई थी। वो बदले की आग में जल रही थी और उसने अपने दोस्तों से कहा, हम जोएल को मारेंगे और जरूर मारेंगे। उसे इस कदर तड़पाएंगे कि उसकी आने वाली 7 नस्लें भी डर से कांप उठेंगी। हालांकि उनके लिए जोएल को ढूंढना नाक से छना चबाने के बराबर था। देखते ही देखते 5 साल गुजर गए, लेकिन जोएल का कुछ पता नहीं चल सका, क्योंकि वो तो उसी समय अपने भाई टॉमी के पास लौट आया था। इन बीते 5 सालों में इस शहर की सूरत काफी बदल गई थी और आबादी भी बेकाबू होने लगी थी। यहाँ रिफ्यूजियों को भी पनाह दी जाने लगी थी, जिसकी वजह से तेजी से निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया था और इसकी पूरी जिम्मेदारी जोएल को दी गई थी। वे किसी बड़े खतरे को पहले भांपने के लिए प्रत्येक दिन कई स्क्वाड को पेट्रोलिंग के लिए शहर से बाहर भेजा करते थे। एली और उसकी बेस्ट फ्रेंड डीना को इसमें खूब मजा आता था। जब देखो वो खतरा मोल लेते रहते थे। इसी तरह एक दिन उनका सामना एक ऐसे इन्फेक्टेड से हुआ जो सोचने समझने की क्षमता रखता था। उसने एली को चौंका दिया और मौका मिलते ही उसे काट लिया। किसी तरह एली ने उसे मार गिराया और डीना के आने से पहले अपने घाव को छिपा लिया। अब यह साफ हो गया था कि ज़ॉम्बीज की सोचने समझने की क्षमता बढ़ रही थी, जो कि एक बड़े खतरे का संकेत था। खैर, अब से 4 घंटे बाद साल 2029 का आगमन होने वाला था।
देर रात एली और डीना मिले और जमकर मस्ती की। तभी डीना एली के काफी करीब आ गई और ये बात एक आदमी को नागवार गुजरी। उसने दोनों को बुरा भला कहना शुरू कर दिया तो जोएल ने उसकी बोलती बंद कर दी। लेकिन यह बात एली को बिल्कुल भी रास नहीं आई। उसने साफ शब्दों में कह दिया कि मुझे आपकी हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं अपना बचाव खुद कर सकती हूँ। अब वह 19 साल की हो चुकी थी और जोएल के ओवर प्रोटेक्टिव रवैये से अक्सर चिढ़ जाती थी। तो वही दूसरी तरफ 5 सालों के गहन खोज के बाद आखिरकार एबी ने जोएल का ठिकाना ढूंढ निकाला था। रात को उन्हें लगा कि वो किसी छोटी सी जगह पर तंबू बंबू लगाकर रह रहा होगा, मगर असलियत जानकर उनकी हवा निकल गई। इस विशाल शहर के 4 प्रवेश द्वार थे जिन पर हमेशा गार्ड तैनात रहते थे। उनकी अपनी पूरी आर्मी थी। ऐसे में शहर में दाखिल होना लगभग नामुमकिन था। एबी कहती है कि हम उनके एक पेट्रोल टीम को कब्जे में लेंगे, फिर उनसे जोएल मिलर की जानकारी हासिल करेंगे। मगर एबी के दोस्त इसके लिए राजी नहीं हुए क्योंकि वो किसी बेगुनाह को नहीं मारने वाले थे। यही डील हुई थी उनके बीच। एबी कहती है हम उन्हें नहीं मारेंगे, सिर्फ डराएंगे। इसके बाद वो इस जगह की जानकारी लेने निकल पड़ी। उधर एली काफी लेट तक सोती रह गई थी, इसलिए जोएल डीना को साथ लेकर पेट्रोलिंग पर जा चुका था। एली की जिम्मेदारी अब जेसी के ऊपर था। आज तूफान आने के आसार नजर आ रहे थे और ठंड भी काफी हद तक बढ़ गई थी। काफी समय तक निगरानी रखने के बाद जब एबी से ठंड बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो वापस अपने ठिकाने पर लौटने लगी। तभी उसे घोड़े पर सवार 2 लोग दिखे जो शायद पेट्रोलिंग पर निकले थे। एबी उनका पीछा करने के चक्कर में बर्फ के पहाड़ से नीचे सरक गई और जाकर एक ऐसी जगह रुकी जहां पर बहुत सारी लाशें पड़ी थीं और उसी लाशों के ढेर में बर्फ के नीचे हजारों ज़ॉम्बीज दबे थे। हलचल मिलते ही वो एबी को दौड़ा ली। वो जितना तेज हो सकता था भागी और जाकर एक घर के अंदर छिप गई। लेकिन ज़ॉम्बीज ने फिर से उसे ढूंढ निकाला और वे उसे खत्म करने ही वाले थे। तभी एन वक्त पर जोएल उसे बचा ले जाता है। वो डीना के साथ इस खराब मौसम में यहीं पर आसरा लिया था। तभी डीना नीचे से जोएल को आवाज लगाती है, जिससे एबी को पता चल गया कि अभी जिसने उसकी जान बचाई वही जोएल है। हालांकि वो उसे खत्म नहीं कर सकी क्योंकि उसका पिस्टल भागते समय गिर चुका था। समय रहते हुए यहाँ से घोड़े पर सवार होकर भाग निकले। दूसरी तरफ शहर में एक कंस्ट्रक्शन वर्कर को जीता जागता फंगल दिखा। अगले पल वहां हाहाकार मच गई क्योंकि इस कोर्डिसेप्स पर मात्र पैर रखने भर से उससे जुड़े इन्फेक्टेड जाग सकते थे, पर इस वर्कर ने तो उनकी जड़ें हिलाकर मौत को दावत दे दी थी। इमरजेंसी के वक्त बच्चों बूढ़ों को तुरंत बंकर में छिपने की सलाहियत दी गई। फिर टॉमी ने तुरंत जोएल से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन मौसम खराब होने के चलते उसे संपर्क नहीं हो सका। वे जेसी से संपर्क किए और बताएं कि जोएल रेडियो का जवाब नहीं दे रहा, शायद वो किसी मुसीबत में है। इतना जानते ही एली और जेसी उन्हें ढूंढने 2 दिशाओं में निकल पड़े। वे आखिर में घूमकर एक जगह मिलने वाले थे। इधर जोएल की मुश्किलें कम होने के बजाय और बढ़ती जा रही थीं। हजारों इन्फेक्टेड उनके पीछे पड़ चुके थे। दूसरी तरफ शहर पर भी इन्फेक्टेड लोगों ने धावा बोल दिया था। टॉमी और उसके सोल्जर्स ऊपर से पेट्रोल के ड्रम फेंकना शुरू कर दिए और गोली मारकर उनमें आग लगा दी गई। काफी सारे उनकी चपेट में आकर मारे गए और बाकियों को गोलियों से भूना जाने लगा। हालांकि उनकी तादाद घटने के बजाय और बढ़ती चली जा रही थी। इधर जोएल से शहर अभी भी कोसों दूर था और एबी का ठिकाना काफी नजदीक। वे वहां तक पहुंचने से पहले ही ठंड में जमकर मर सकते थे। एबी कहती है हमारे पास गर्म कंबल और हथियार हैं। वे कंबल और हथियार लेने के लिए एबी के ठिकाने पर जाने का फैसला करते हैं। तभी उधर उन ज़ॉम्बीज के बीच एक ब्लोटर दिखाई देता है। इस सीरीज में 5 प्रकार के ज़ॉम्बीज दिखाए गए हैं जिनमें सबसे विशाल और ताकतवर ब्लोटर होते हैं। उन पर गोलियों का भी ज्यादा असर नहीं होता। देखते ही देखते इस ब्लोटर ने दीवार तोड़ डाली और सारे इन्फेक्टेड शहर में प्रवेश कर गए। इस स्थिति के लिए भी उन्होंने पहले से ही सब कुछ सोच रखा था। सारे बच्चे और बुजुर्ग बंकर में सुरक्षित थे और केवल वही बाहर थे जो हथियार चला सकते थे। शहर के हर एक घर पर सोल्जर्स की भरमार थी और वे लगातार इन्फेक्टेड पर गोलियां दाग रहे थे। तभी टॉमी का सामना इसी ब्लोटर से हुआ। काफी देर तक जद्दोजहद करने के बाद आखिरकार टॉमी ने इस ब्लोटर को जलाकर खत्म कर दिया। मरिया ने अपने खूंखार कुत्तों को इन्फेक्टेड पर छोड़ दिया, जो त्रुप का इक्का साबित हुए। इधर एबी जोएल और डीना को झांसे में फंसाकर अपने ठिकाने पर ले गई। जोएल शहर को जलता देख अपने आपे में नहीं था। वो उन लोगों से कहता है कि कंबल, गोला बारूद वगैरह जो कुछ भी है जल्दी ले लो, हम 3 मिनट में निकलेंगे। तभी एबी अपने दोस्तों का उससे परिचय कराती है और आखिर में बताती है कि उस बूढ़े शख्स का नाम जोएल है। इतना सुनते ही एबी के एक दोस्त ने डीना पर तुरंत गन पॉइंट कर लिया। फिर उन्होंने डीना को बेहोश कर दिया।
क्योंकि उन्हें सिर्फ जोएल से बदला लेना था। इसके बाद एबी ने जोएल से उसके सारे हथियार ले लिए और शॉटगन से उसका घुटना तोड़ दिया। दर्द के मारे जोएल बुरी तरह बिलबिला उठा। जोएल को लगा कि वे सब फायरफ्लाई हैं। तब एबी कहती है, फायरफ्लाई तो उसी दिन खत्म हो गए थे जिस दिन तुमने 18 फायरफ्लाई के जवान और एक डॉक्टर को मारा था। वो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि एबी के पिता थे। इतना बताकर वो गोल्फ स्टिक से जोएल को पीटना शुरू की और पीटते पीटते गोल्फ स्टिक तक टूट गया। उससे भी मन नहीं भरा तो उसने जोएल को पंच मारना शुरू कर दिया। ये देख उसके दोस्तों के रूह कांप उठे। इधर एली को लाज के गेट पर जोएल और डीना का घोड़ा दिखा तो वह फौरन अंदर गई। ऊपर से पिटने और कराहने की आवाज सुनकर वह दबे पांव ऊपर चढ़ी। जोएल की हालत देखकर एली ने अभी पर गोली चला दी, लेकिन एबी के एक साथी ने उसे बचा लिया और एली को भी पकड़ लिया। यहाँ एली रोते हुए जोएल को उठने के लिए जोर डालती है। उठो जल्दी। उसके काफी रोने बिलखने के बाद जोएल होश में आता है और उठने का प्रयास भी करता है। तभी एबी ने गोल्फ स्टिक उसकी गर्दन में घोंपकर उसे मार डाला। इधर गुस्से में चूर एली उनसे कहती है, मैं तुम सबको मार डालूंगी, तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ये सब होने के कुछ देर बाद जेसी वहां पहुंचा और फिर वे जोएल की बॉडी लेकर शहर लौट गए। दोस्तों, इस वीडियो में हमने सीजन 1 और सीजन 2 के 2 एपिसोड कवर किए हैं। सीजन 2 के 5 एपिसोड अभी रिलीज होने बाकी हैं। आप लोग कमेंट करके बताओ, 5 एपिसोड एक साथ चाहिए या फिर अलग अलग।